हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो कि लेसन 3 है आपके डीडी सब्जेक्ट का। तो इसको देखते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको आप एक दो बार रीड भी करोगे तब भी आपके माइंड में बैठ जाएंगे। जो इसके पॉइंट्स है वो इस तरीके से दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। काफ़ी सिंपल चैप्टर है और आपसे सिंपली क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? एक कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की होती है। तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिपेयर करता है और मेंटेन करता है सेक्रेटरियल एंड अदर रिकॉर्ड्स को। तो यानी कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति की है, इसलिए ही आपको ये चैप्टर यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है एक तरीके से आपकी, वो किसकी ड्यूटी है? सीएस की ड्यूटी है। और साथ ही साथ इसको ये इंश्योर करना होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्या बनी रहे? कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि किसी के सामने भी वो डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज हो रहे हैं। और of the documents and check whether or not the document require any further action. Also check whether it is consistent with prior records. कि भाई ये सारी चीज़ें भी चेक करना है कि क्या इन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कोई फर्दर एक्शन लेने हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है पुराने रिकॉर्ड से। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म करना, क्या वो कोई पॉलिसीज से कन्फ्लिक्ट के अंदर हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें देखना भी सारी इसी की ड्यूटी है, इस व्यक्ति की। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं। अब क्या पर्पस है कि हम क्यों डॉक्यूमेंटेशन करते हैं? तो पर्पस क्या है? क्लाइंट सर्विस। अब ये सारे डिटेल के अंदर आ जाएंगे आपके, जैसे कि क्लाइंट सर्विस। तो क्लाइंट सर्विस के अंदर क्या होगा आपका यहाँ पे? डॉक्यूमेंटेशन इज अ टूल फॉर प्रोफेशनल टू सर्व बेटर टू देयर क्लाइंट्स इन अ टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। अब अगर आपकी फाइल्स जो हैं या आपके डॉक्यूमेंट जो है वो आपको नहीं पता कहाँ पे पड़े, और आपको आपका क्लाइंट कॉल करके पूछता है कि भाई मुझे ये चीज़ बता दीजिए, तो आप उसको कैसे बताएंगे जब आप खुद ही अपने उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ नहीं पाएंगे? तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो प्रॉपर तरीके से हो रखी हो, वो ज़रूरी है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सर्विस दे पाए। दूसरा, कम्युनिकेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज अ बेस फॉर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोफेशनल्स। कि आपको अगर कम्युनिकेट करना है एक प्रोफेशनल को दूसरे प्रोफेशनल से, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही से होंगे तो आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आपको क्लियरिटी ही नहीं रहेगी कि मुझे क्या कम्युनिकेट करना है, क्या चीज़ पूछनी है, क्या बात करनी है। तो क्लियर, कंप्लीट एंड एक्यूरेट एंड फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड रिलायबल परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट। तो इसलिए आपको सही तरीके से अपने क्लाइंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। इसके बाद आपको क्या बेनिफिट होता है डॉक्यूमेंटेशन से, या क्या पर्पस है डॉक्यूमेंटेशन का? वो क्या है? अकाउंटेबिलिटी। क्या होता है इससे कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है कि आप जो है प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि आप अपने काम के प्रति अकाउंटेबल हैं। एंड रिकॉर्ड द वर्क ऑफ द प्रोफेशनल। इट मे बी यूज इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इंटरनल इंक्वायरीज, रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स एंड और लीगल प्रोसीडिंग। आपको कहीं पे भी यूज करना है, आपको कुछ भी बताना है तो आप बता सकते हैं। अगर कोई इंटरनल इंक्वायरीज हो रही है कि मैंने अपने हिसाब से ये डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन की थी और इसके अंदर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या ये चीज़ थी, तो आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर ईजिली कर पाते हैं। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस का। ठीक है। और इससे पता चलता है कि आपका कंडक्ट कैसा है, कि आप अपना काम को कितने सीरियसली करते हो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही से मेंटेन करते हो तो। देन लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लॉ ने भी हमें काफ़ी सारी जगह बोला हुआ है कि हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। कि कोई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि हमें परमानेंट मेंटेन करने हैं, कुछ कुछ ईयर्स के लिए बता रखे हैं लॉ के अंदर हमें। तो इसलिए हमें लीगल रिक्वायरमेंट भी है, तो ये भी हमारा एक पर्पस हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन का। देन क्वालिटी। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कैसे यूज होती है? टू इवेल्युएट प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ पीयर रिव्यूज। कि भाई अगर आप पीयर रिव्यू कर रहे हो कि भाई ये वाला जो फर्म है वो इस तरीके से अपनी डॉक्यूमेंट को मेंटेन कर रही है, ये वाली कैसे मेंटेन कर रही है, तो इससे आपस में पता चलता है कि आप कितने अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हो और अपनी प्रैक्टिस आपकी कितनी अच्छी चल रही है। तो पीयर रिव्यू में, क्वालिटी रिव्यू में, ऑडिट करने में, एक्रीडेशन प्रोसेस के अंदर, तो इन सब के अंदर हेल्प होती है। देन रिसर्च के अंदर अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, सर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही आप अपनी जो है रिसर्च कर पाओगे। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक वैल्यूएबल सोर्स है ऑफ डाटा फॉर रिसर्चर्स। की अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको डाटा मिलेगा कहाँ से? अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पड़े होंगे तो उन्हीं में से आप इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, डाटा निकालेंगे, एंड देन यू विल डू रिसर्च अपॉन दैट। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू प्रोफेशनल्स, इवेल्युएट क्लाइंट आउटकम्स एंड इज कंसाइज रिकॉर्ड्स एसेंशियल फॉर एक्यूरेट रिसर्च डाटा एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और आखिरी आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन इज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोवाइड बेसिस फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं? अपना रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो ये सब क्या है? इसके पर्पसेज हैं डॉक्यूमेंटेशन की, कि किन किन वजह से या किस किस पर्पस के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो ये आप एक बार अच्छे से रीड करोगे, आपको याद हो जाएगा कि क्लाइंट सर्विस देनी होती है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, क्वालिटी चेक होती है, रिसर्च होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो ये सारे पर्पसेज होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। ठीक है। उसके बाद
क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स है गुड डॉक्यूमेंटेशन की, कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है अगर आपको गुड डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो इसके लिए सीज आते हैं, ये आपको सारे सी मेंटेन करने हैं। क्या क्या है इसके अंदर, एक तो आपकी अगर आपको गुड डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स कंसाइज होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में आपने इतने सारे सारे पेजेस बना रखे हैं। कंप्लीट होने चाहिए, किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए। कंटेम्प्रेरी सारे टाइम की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, ये नहीं कि एक साल का है फिर बीच में सब कुछ मिसिंग है, फिर ये कोई चीज़ आ गई है, कुछ आपकी चेन वाइज चीज़ें नहीं पड़ी हुई। तो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, एकदम ठीक होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव हर एक तरीके से कंप्लीट होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए और सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली। कोलेबरेटिव होने चाहिए, क्लाइंट सेंट्रिक होने चाहिए और कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए। तो ये सारे सीज जो है वो आपके प्रेजेंट होने चाहिए जब आप गुड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सीज हैं ये आपके। ये 10 सीज हैं जो कि आपके गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल दे रखे हैं पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस के, कि इनको हम पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि आपके कोई डॉक्यूमेंट है वो उसके अंदर एरर है या कोई करेक्शन की ज़रूरत है, साइन किए बिना आपने रखे हुए हैं, डेट ही नहीं डाली हुई उसके अंदर। ठीक है, तो ये सब क्या क्या है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन शो कर रहा है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं कर रखी। राइट ओवर्स कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा से काटा पीटी कर रखी है कुछ कुछ लिख के। मल्टीपल लाइन थ्रू एंड यूज़ ऑफ वाइट आउट और अदर मास्किंग डिवाइसेज, जो आप वाइटनर यूज़ करते हो, सही चीज़ यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखी है। आपने जो इवेंट्स है वो सीक्वेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रखे, कोई ईयर का कोई इवेंट पहले आ रहा है, 2022 का आ रहा है, फिर आपका 2025 का आ रहा है, फिर आपका 2017 की चीज़ आ रही है, तो आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हो। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एज अडॉप्टेड बाय द प्रोफेशनल इज नॉट ऑथराइज, की जो भी आप एसओपी फॉलो कर रहे हो वो ऑथराइज एसओपी फॉलो नहीं कर रहे हो। द डेलीगेशन ऑफ वर्क इज नॉट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, की किसको क्या काम दे रखा है, क्या डेलीगेशन कर रखी है, वो भी आपने नहीं बता रखी कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन प्रोसीजर नॉट डिटेल्ड एनफ, फ्लो चार्ट एंड चेकलिस्ट नॉट अवेलेबल, की जो भी आपकी प्रोसीजर हैं कि वो पूरे एक तरीके से आपने डिटेल्ड नहीं बना रखे, फ्लो चार्ट नहीं बना रखी, चेकलिस्ट अवेलेबल नहीं है कि ये चीज़ें हुई या नहीं हुई। तो ये सब क्या है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस है। और गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस के अंदर क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीटेड एट टाइम ऑफ एक्टिविटी और व्हेन एनी एक्शन इज टेकन, कि भाई आपने कोई चीज़ करी, उसके आपने रिकॉर्ड जो है तभी के तभी मेंटेन कर लिया साथ के साथ, बाद के लिए नहीं छोड़ा आपने उसको। सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट शुड बी रिटेन फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, की अगर कोई सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट है तो उसको आपने कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको रिटेन करके रखा। आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कंसाइज हैं, एकदम टू द पॉइंट है, लेजिबल है, पढ़ने लायक है, एक्यूरेट है, ट्रेसेबल है। पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1000 वर्ड्स, आपने क्या किया, इतने सारे वर्ड्स लिखने की जगह उसकी जगह पे कोई एक इमेज बना दिया, डायग्राम बना दिया, आपने कोई ग्राफ बना दिया, तो वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि वो इजीली रीडेबल होता है। आप 1000 वर्ड्स लिखे हैं कहीं पे और आपको उसकी जगह पे एक सिंपल सा डायग्राम देखने को मिल रहा है, तो आप इजीली समझ पाते हैं। क्लियर एग्जांपल्स दे रखे हैं, कोई चीज़ को एज्यूम नहीं कर रखी, किसी नॉलेज को एज्यूम नहीं कर रखा। तो अगर इस तरीके के डॉक्यूमेंट बना रखे हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्या बोले जाते हैं, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस बोली जाती हैं। अब आप डॉक्यूमेंट अपने इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो प्रोसेस है आपका। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, एक आपका प्रोसेस है जिसके अंदर आप मैनेज और ट्रैक करते हो डॉक्यूमेंट्स को एंड रिकॉर्ड्स को थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि दोनों में से किसी भी मेथड को यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो अपने रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो एक तरीके से, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बोल रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप यहाँ पे अलग से स्टार मार्क कर लेना कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बोल देते हैं। अगर आप उसको फिजिकली करते हो, जैसे आपने एक रिकॉर्ड रूम बना लिया, वहाँ पे फिजिकली डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रहे हो, तो वो आपका फिजिकल जो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो जाएगा। और अगर आप उसको जैसे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कर रहे हो, आप डाटा सारा कंप्यूटर पे स्टोर कर रहे हो, आपने स्टोरेज खरीद लिया, उसके अंदर मेंटेन कर रहे हो, क्लाउड के अंदर रख रहे हो डाटा को, तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डीएमएस जिसको हम इन शॉर्ट हम बोल देते हैं, works by using computer system and software to store, manage and track electronic documents and electronic images of paper based information captured through the use of scanner। कि भाई आपके पास होगा तो पहले वो फिजिकली, आपने क्या किया, उसको स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लिया एंड देन फिर आपने उसके मेंटेन कैसे किया, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, जो भी आपके पास सिस्टम है उसके अंदर आपने उसको मेंटेन किया। The term document management system can be defined as the software that control and organize documents of an organization। तो जो सा सॉफ्टवेयर ये सारी चीज़ें कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोल रहे हैं।
ठीक है। उसके आगे एडवांटेज ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की क्या एडवांटेजेस होते हैं ये जो हम मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो ट्रैकिंग ऑन चेक इन चेकआउट बाय वेरियस ऑफिसर्स की भाई कौन डॉक्यूमेंट ले रहा है या कौन डॉक्यूमेंट रख रहा है, क्या हो रहा है, तो ये हमें इसके ऊपर ट्रैकिंग रहती है हमारी। फिर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, लॉक अनलॉक कर सकते हो कि भाई इजीली कोई उसको अगर कोई उस तक पहुंच भी रहा है तो कैसे उसको लॉक करेगा अनलॉक करेगा। साइमल्टेनियस एडिटिंग कि आप साथ के साथ उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो अगर इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो आप। डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल कर सकते हो। रोल बैक ऑप्शन, रिट्राइव ऑप्शन कि आप कैसे उसको वापस लेके आ सकते हो डॉक्यूमेंट को। ईज इन ऑडिट ट्रेल, जब आप ऑडिट करोगे डॉक्यूमेंट्स को चेक करोगे एक एक करके तो वो ईजिली हो जाएगा। एनोटेशन एंड स्टैम्प्स लगाना जो है ईजी हो जाएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप उसको पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो एक तो सबसे पहली बात कॉस्ट इफेक्टिव होता है भाई। अगर आप एक डाटा रूम मेंटेन करोगे फिजिकली रखोगे तो आपको कितनी सारी स्पेस लगेगी उसके अंदर। आप रूम रेंट पे लोगे, वहाँ पे आप रैक्स बनाओगे, उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स रखोगे हर एक फिजिकल, फिर वहाँ बाहर एक गार्ड बिठाओगे उसके, तो कितना इसके अंदर एक्सपेंस आएगा। इसके अलावा आप एक कंप्यूटर लोगे, कंप्यूटर के अंदर आपने एक हार्ड डिस्क लगाई और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो आपने क्या किया, एक क्लाउड के अंदर स्पेस खरीद लिया आपने, वो भी बहुत महंगी नहीं आती, और आपने उसके अंदर अपना डाटा जो है सारा रिकॉर्ड कर लिया। तो इसका क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव। ये सारी कॉस्ट हट के क्या हो जाएगा, इतनी सी कॉस्ट आ जाएगी इसके ऊपर। यूज़ इजीली हो जाएगा। उसके अंदर आप क्या करोगे, आपको देखना है तो आप डाटा रूम के अंदर जाओगे, फिर आप देखोगे भाई कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा है, वहाँ पे सर्च करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, आपने कंप्यूटर के ऊपर टाइप किया, कंट्रोल F किया, जहाँ पे भी आपको सर्च करना है 2 मिनट में आपको चीज़ मिल जाएगी। लेबर सेविंग हो जाएगी। वहाँ पे आपने कितनी सारी आपको लोग लगे, आपको गार्ड बिठाना पड़ेगा, आपको जो आप उसकी जो रूम है उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करवाने पड़ेंगे। यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेबर सेव हो जाएगी आपकी। सर्च एबिलिटी, सर्च आप इजीली कर पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कैन बी मेड सर्चेबल बाय डूइंग OCR ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड मेक द होल टेक्स्ट कीवर्ड सर्चेबल। दिस इज नॉट पॉसिबल विद पेपर डॉक्यूमेंट्स। अभी आपको मान लो, अब ये आपका SACMDD का ये आपका PDF है, इसके अंदर आपको मान लो लेसन नंबर 14 पे जाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल F दबाओगे, यहाँ पे मैं लेसन 14 टाइप करूंगा, लेसन 14 पे आ जाएंगे। बट यही चीज़ अगर आपको जो आपके पास फिजिकल बुक होती है उसके अंदर करना होता तो आपको क्या करना पड़ता है, लेसन 14 ढूंढना पड़ता है कि लेसन 14 कहाँ पे है, पेज पलट पलट के। तो ये जो है यहाँ पे ईजी हो जाती है, सर्च एबिलिटी हो जाती है, पोर्टेबिलिटी हो जाती है। इट्स वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट करने थे तो आपको पहले तो लेबर चाहिए थी उठाने के लिए, डॉक्यूमेंट इतने भारी होते हैं। फिर आप क्या करोगे, ट्रक मंगाओगे। ट्रक होना चाहिए कि भाई इसके अंदर सेफली मेरे डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट हो। फिर वहाँ लेके जाओगे, फिर वहाँ पे उसको अनलोड करोगे, अनलोड करके फिर दोबारा से वहाँ पे अपना एक रिकॉर्ड रूम बनाओगे, वहाँ पे उसको स्टोर करोगे सही तरीके से। फिर वहाँ पे खतरा रहता है कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स पे कहीं कुछ आग लग गई, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर वो सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हट जाएगी। तो इसकी पोर्टेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक की ईजिली होती है। अगर मैं कोई आप PDF शेयर करना है तो मैं आपको ईमेल करूंगा, आपके पास विद इन अ सेकंड आपके पास ये आ जाएगा और आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट आ गया जो 700-800 पन्नों का है, 550 पन्नों का है। तो कितना ईजिली हो जाता है। वर्जन ट्रैकिंग, इन केस ऑफ वर्जन ट्रैकिंग इट इज़ वेरी इजी विद इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, मेकिंग इट इजी टू सी हु हैज़ मेड चेंजेस टू द डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको देखना है कि भाई किसने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस किया तो ये हम इजीली देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। बट यही चीज़ फिजिकल के अंदर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, बेनिफिट्स हो जाते हैं अगर आप अपने रिकॉर्ड्स को क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हो। वही कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ की एडवांटेजेस ही होंगी। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिस्क होता है। सॉफ्टवेयर रिस्क क्या हो जाएगा, storing records in an electronic document management system have raised that the system being no longer supported by software company। कि भाई जो सॉफ्टवेयर कंपनी से आपने अपना डाटा मेंटेन करवा रहे थे वही सॉफ्टवेयर कंपनी जो आपके इसको सपोर्ट नहीं कर रही है आपके हार्डवेयर को, तो वहाँ पे फिर आप कैसे अपने डाटा को लेके आओगे, या जिस कंपनी से आपने अपने क्लाउड खरीदा था वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती अब, तो फिर वहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। फॉर्मेट रिस्क, व्हेन स्टोरिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अ पर्सन रन द रिस्क नॉट बीइंग एबल टू रीड them in at some point. For example, some of the software are become the standard storage format nowadays like PDF, JPEG, इस तरीके के हमारे पास होते हैं जिसके अंदर हम मेंटेन करते हैं। बट देयर इज अ रिस्क दैट सच सॉफ्टवेयर विल सीज टू एग्जिस्ट। हो सकता है कि आने वाले टाइम में PDF खत्म हो जाए, अब हमारे पास सारा डाटा हमारा PDF फॉर्मेट के अंदर है, या हमारे पास सारा डाटा JPEG फॉर्मेट के अंदर है। तो फिर हम कैसे इसको हम रीड करेंगे, कैसे क्या करेंगे, फिर हम इसको कैसे कन्वर्ट कराएंगे दूसरा जो भी सॉफ्टवेयर नया सॉफ्टवेयर आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। रिलायबिलिटी,
Paper is an agnostic format. All person need to have in light source and some eyes to be able to read paper. It's good idea to have most vital documents image, but keeping paper copy ensures that the person have access to them anytime. A person should be keep a paper copy of vital document, deeds, corporate documents stored in safe and safe ऑफ-साइट लोकेशन। तो ये बता रहा है कि हमें जो जैसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी हमें कुछ हमेशा कुछ ना कुछ हार्ड कॉपी जो है वो मेंटेन करनी चाहिए और उसको ऑफ साइट लोकेशन पे कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना चाहिए उसकी हार्ड कॉपी को। ठीक है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी इज एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल इमेजेस, इट इज वेरी इजी टू मिसप्लेस एंड एक्सीडेंटली डिलीट लार्ज अमाउंट्स। भाई एक फ़ायदा है पोर्टेबिलिटी की भी, मैंने आप तक 1 मिनट में जो डॉक्यूमेंट है वो पहुंचा दिया, लेकिन क्या है इसके अंदर आप हो सकता है कि एक्सीडेंटली बहुत सारा एकदम से डाटा सारा डिलीट कर दो गलती से, तो आपको तो सारा लॉस हो जाएगा या आपका मिसप्लेस हो जाए डाटा। तो ये सारी दिक्कत इसके अंदर आ जाती है। तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है। फिर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने भी हमें बता रखा है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। सेक्शन 120 है कंपनीज एक्ट का और रूल 27-28 है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 के। तो ये हमें बोलते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो प्रोविजन है और क्या बोलते हैं, फॉर इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि हम इनका इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन इसने बोला है कि जो रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के वो किस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, इस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे थिंक फिट, जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ठीक लगता है उस तरीके से वो मेंटेन होंगे। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं इन सेम फॉर्मेट्स एंड इन अकॉर्डिंग विद ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट और द रूल्स, की भाई सेम फॉर्मेट के अंदर मेंटेन हो रहे हैं और जैसा भी हमें कंपनीज एक्ट के अंदर या जो रूल्स हैं कंपनीज के उनके अंदर बोल रखा है उनको फॉलो करते हुए उसी फॉर्मेट के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रूल 28 के अंदर हमें बता रखा है कि जो एमडी हैं, सीएस हैं या कोई और डायरेक्टर हैं, ऑफिसर हैं कंपनी के बोर्ड के, मे डिसाइड शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि भी कौन व्यक्ति जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसकी सिक्योरिटी के लिए, डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी के लिए। तो जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए, तो उसको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, प्रोवाइड एडुकेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन अनऑथराइज एक्सेस, कि भाई उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एडुकेट प्रोटेक्शन देनी है उन डॉक्यूमेंट्स को कि भाई इस तक कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए या इसके अंदर कोई अल्ट्रेशन या टेम्परिंग ना कर पाए। एंश्योर अगेंस्ट लॉस ऑफ द रिकॉर्ड्स एज रिजल्ट ऑफ डैमेज टू फेलियर टू द मीडिया ऑन विच द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, तो इस लॉस का वो ध्यान रखे। इंश्योर दैट सिग्नेटरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डज नॉट रिप्यूडिएट द साइन रिकॉर्ड एज नॉट जेन्युइन। Ensure that computer systems, software and hardware are adequately secured and validated to ensure their accuracy, reliability and consistent intended for performance। वही सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करनी है। तो कुछ पॉइंट्स है, तो बस रीड वाले पॉइंट है, तो ये सब उसको कोशिश करने की वो मेंटेन करता रहे। फिजिकल रिपोजिटरी आती है, जैसे अभी आपने डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखा, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली हम मेंटेन करते हैं, इसी तरीके से फिजिकल रिपोजिटरी बना सकते हैं जहाँ पे हमारा क्या होगा, एक सेंट्रल प्लेस होगी जहाँ पे हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, डाटा को स्टोर और मेंटेन करेंगे। एक रूम बना देंगे, उसके अंदर रैक्स होंगे और वहाँ पे हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे। रिपोजिटरी कैन बी प्लेस वेयर मल्टीपल डाटाबेस ऑफ फाइल्स लोकेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर नेटवर्क, और रिपोजिटरी कैन बी अ लोकेशन दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द यूजर विदाउट हैविंग ट्रैवल अक्रॉस अ नेटवर्क। द कंपैरिजन बिटवीन द, अब ये दोनों के बीच में कंपैरिजन दे दिया फिजिकल और वर्चुअल के बीच में। तो सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन होंगे, अगर फिजिकल है तो वहाँ पे आपके पेपर्स होंगे, फाइल्स होंगे, बॉक्सेस बना रखी होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, सॉफ्ट कॉपीज होंगी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, ऑडियो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी की बात की जाए तो जो भी इंचार्ज होगा डाटा रूम का उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि क्या कितनी सिक्योरिटी है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादा सिक्योर्ड होगा जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होगा। यहाँ पे आईडी पासवर्ड होगी, उसी के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर पाओगे। और डाटा रूम बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये आपका विद इन 48 आवर्स बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। कॉस्ट किसके अंदर ज़्यादा आएगी, इसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, इसके अंदर कॉस्ट लो आएगी। आपकी कन्वीनियंस किस में ज़्यादा रहेगी, डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने में, तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना, ये कन्वीनियंट होगा, आप जल्दी से डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ पाओगे। डाटा रूम की एक्सेस अगर देखी जाए तो वो रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है, और भाई रेस्ट्रिक्ट कैसे की जाएगी, अब ऐसे थोड़ा रात को 12 बजे जाके आप एक्सेस कर रहे हो, आप अपने घर पे हो गए। यहाँ पे क्या, घर पे बैठे बैठे भी अब रात को 12 बजे 2 बजे अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप वो कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे रोकी नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पे रोकी जा सकती है।
फैसिलिटी टू चेक हु हैज़ रिव्यूड व्हाट डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ मेनी टाइम्स, कि भाई कौन आया, किसने एक बारी कौन सा डॉक्यूमेंट देखा। तो यहाँ पे इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे इजीली है कि आप थोड़े से खर्चे में पता लगा सकते हो कि हाँ इसने इस डॉक्यूमेंट को इतनी बारी चेक किया, ये इसने डॉक्यूमेंट को चेक किया। तो ये सब चीज़ें ईजी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। टू बी कन्वेड मैन्युअली टू ऑल बिडर्स, फैसिलिटी टू हाईलाइट न्यू इन्फॉर्मेशन, कि भाई कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करना यहाँ पे आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, लेकिन ये आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। एबिलिटी टू कॉपी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल नहीं है डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना। वन टू वन कम्युनिकेशन विद द सेलर और इज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। तो ये सारे आपके कंपैरिजन हो जाते हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक के अंदर फिजिकल यानी और वर्चुअल डाटा रूम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फिर कोडिंग एंड नेमनोमेनक्लेचर की बात करें, मतलब किस तरीके से हम नाम देते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव फाइल्स होती है हमारी, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल बता देते हैं। एक होती है नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल, जहाँ पे हम डिटेल्स नहीं बताते हैं। जैसे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि छोटे नाम देते हैं, यूजफुल फॉर स्मॉल वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स विद एग्जिस्टिंग आइडेंटिफिकेशन स्कीम दैट लिंक द डिजिटल ऑब्जेक्ट ऑफ द सोर्स मटेरियल, हाउएवर इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टर्म्स और टाइपोज विल इंक्रीज टू इंडेक्सिंग और सॉर्टिंग एरर्स। तो यहाँ पे जैसे छोटे मोटे काम हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव फाइल करते हैं कि पूरा नाम दे देते हैं फाइल को। लेकिन नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल जैसे आप कई बारी करते हो खुद ही, तो उसके अंदर बड़ा सा नंबर नहीं आ जाता, 0 1 1 2 5 ऐसे करके नंबरिंग आ जाती है, तो वो क्या है, नॉन डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स है। तो ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं, खुद ही सिस्टम जनरेट करता है, हम लोग ये जनरेट नहीं करते हैं। sequential numerical steering of the system base such as digital ID number, combination of date and time, name of original file, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो अपने आप ही यहाँ पे इस तरीके की नेमिंग हो जाती है उसकी। फिर कुछ ये एक हमारे पास चीज़ आ जाती है कि जो सम एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर स्क्रिप्ट कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज स्पेसेस। अब कई बार हम नेम कर रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं किसी फोल्डर को, तो कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो कि स्पेस जो होता है ना, जब हम स्पेस बार दबाते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता नेमिंग के अंदर, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन या हाइफन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आगे हमें क्या बोल रहा है, जैसे पंक्चुएशंस है, सिंबल्स हैं, स्पेशल करेक्टर्स हैं, जैसे पीरियड्स हो गए, कोमास हो गए, पैरेंथेसिस हो गए, एम्परमेंट्स हो गए, एस्ट्रिक्स हो गई, ये सब चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए कि हम इसको कम से कम यूज़ करें। और सबसे सही तरीका क्या है कि आपको क्या नाम, जब आप किसी फोल्डर का नाम दे रहे हो तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका जो आपका स्ट्रक्चर है उसका फाइल नेम का, वो यूनिक और कंसिस्टेंटली होना चाहिए। यूनिक तो कर दिया, लेकिन ये नहीं कि इतना यूनिक कर दिया हर बार आप अलग ही कर रहे हो, कन्फ्यूजन हो गई। persistent and notice to do anything that changes over time और लोकेशन की, भाई इस तरीके की इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लिमिट ऑफ द करेक्टर लेंथ टू नोट मोर देन 25 to 35 करेक्टर की, ये बस 25 से 35 करेक्टर के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 500 वर्ड का आपने वो उसका नाम ही दे दिया। आपको क्या करना है, शुरू के अंदर जीरोज लगा देने हैं ताकि आप इजीली फाइंड कर सको, जैसे 001 002 010, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सीधी नंबरिंग दे दी 100 1 2, तो इसको अवॉइड करना है आपने। कंटेन द फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन की, आपका जो भी फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन है .jpg या जिसके अंदर भी है आपका .jpeg या pdf जो भी है, उसको आपको ध्यान में रखना है। यूज लोअर केस लेटर्स को यूज करना है आपको। यूज नंबर्स एंड लेटर्स बट नॉट करेक्टर्स सच एज सिंबल और स्पेसेस दैट कुड कॉज कॉम्प्लिकेशन अक्रॉस ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म। यूज हाइफन्स एंड अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेसेस, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है। और डेट नोटेशंस आपको या तो ईयर मंथ डे या फिर जो भी आपको जिसको भी आप फॉलो करो इस तरीके से आपको फॉलो करनी है। ब्लैंक स्पेसेस को आपको अवॉइड करना है। नॉट यूज एनी ओवरली कॉम्प्लेक्स और लेंदी नेमिंग स्कीम, बहुत लंबे से या इस तरीके की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो इसने ये 10 बेसिक रूल्स बता दिए, वही जो अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं को ये यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि ये चीज़ें आपको करनी है। तो एक्स्ट्रा लॉन्ग फोल्डर नेम्स आपको अवॉइड करने हैं। पर सबसे पहली बात कि भाई इस तरीके से आपने क्या किया, डी ड्राइव के अंदर ABC नाम है, फाइनेंशियल ईयर 16-17 का है, MGT 7 है, तो ये आ गया। ऐसा नहीं कि अल्फा बोटेनिकल्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पूरा नाम लिखा आपने, फिर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 एनुअल रिटर्न फॉर्म MGT 7, तो ये आपका गलत तरीका है। आपको क्या करना है, उसको कंसाइज करना है। जो हम पढ़ते हैं ना कि सीज भी हमने देखे थे, तो कंसाइज फॉर्म के अंदर होना चाहिए वो। फिर पुट सफिशिएंट एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर फॉर इजी रिट्राइवल एंड आइडेंटिफिकेशन बट नॉट ओवरडू इट। भाई आपको क्या करना है, सफिशिएंट एलिमेंट्स उसके अंदर डाल देने हैं ताकि आप उसको इजीली रिट्राइव कर सको, आप उस तक इजीली पहुंच सको। abc_search_report_invoice.pdf, ऐसा नहीं करना abc-report, किस चीज़ की रिपोर्ट क्या है, किस चीज़ का इनवॉइस, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। तो आपको सफिशिएंट एलिमेंट डाल देने हैं और ताकि हम उसको इजीली बाद में रिट्राइव कर सके। देन आपको अंडरस्कोर यूज करना है एज एलिमेंट
डेलीमाइटर की। अगर आपको अलग अलग करना है वर्ड्स को तो उसकी जगह पे आप अंडरस्कोर यूज़ करो, ना कि ये सारे जो सिंबल्स हैं ये यूज़ करो। तो जैसे स्मिथ J_AXA_7654 पॉलिसी, ये इस तरीके से। ये नहीं कि आप कहीं पे ये बीच में डॉट लगा रहे हो, फिर ये आप 2 बार ये हाइफन लगा दिया, डॉलर का साइन लगा दिया, डॉलर लगा दिया, यहाँ ऐसे कर रहे हो, तो ये चीज़ इसको अवॉइड करना है। यूज ऑफ हाइफन टू डेलीमेट वर्ड्स विद इन एन एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर ही अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हाइफन यूज करना है इस तरीके से। स्मिथ जॉन अंडरस्कोर, यहाँ से अलग हो गई ना चीज़। स्मिथ जॉन एक ही था तो स्मिथ जॉन को आपको अलग करना था, स्पेस नहीं दे सकते थे, तो यहाँ पे हाइफन आ गया। तो सेम चीज़ में करना, जैसे यहाँ पे भी आपने किया ना स्मिथ जॉन, तो सेम चीज़ में हाइफन यूज होगा। और जब आप दो एलिमेंट्स को अलग करोगे तो क्या यूज करोगे, अंडरस्कोर यूज करोगे, जैसे आपने यहाँ पे किया था। एलिमेंट शुड बी ऑर्डर्ड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक करना है, ऐसा नहीं जैसे इसने किया है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2009, तो सबसे पहले आपको क्या जनरल मिल गया, 2009 में आ गए। 2009 का क्या, ACME कॉर्पोरेशन Q3 का ट्रायल बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या होगा, आपने पहले बड़ी चीज़ ली, उसके अंदर फिर छोटी, इस तरीके से आपको जनरल से स्पेसिफिक में जाना है, ना कि ट्रायल बैलेंस Q3 का कब के वो आप बिल्कुल बाद में लिख रहे हो वहीं पे 2009 के फाइनेंशियल ईयर का, ये नहीं करना आपने। तो पहले आपको जनरल लिखना है, फिर आपको उसमें स्पेसिफिक में जाना है। तो पहले बड़ी चीज़ फिर छोटी चीज़ में आपको जाना है। तो ये चीज़ आपकी 5वीं हो गई। The order of importance rule hold true when elements include date and time stamps. Date should be ordered, तो आपको इसको ऑर्डर के अंदर करना है कि ईयर आए, फिर मंथ आए, फिर डे आए, ठीक है। मतलब एक फॉर्मेट को आपको यूज करना है। टाइम शुड बी ऑर्डर, कि अगर आप टाइम लिख रहे हो उसके अंदर तो पहले आवर्स आए, मिनट्स आए, फिर सेकंड्स आए, इस तरीके से आपको लिखना है उसके अंदर। पर्सनल नेम विद एन एलिमेंट शुड हैव फैमिली नेम फर्स्ट फॉलोड बाय फर्स्ट नेम ऑफ इनिशियल्स, कि भाई अगर पर्सनल नेम आप लिख रहे हो एक एलिमेंट के अंदर, शुड हैव फैमिली नेम फर्स्ट, तो उसके अंदर जो फैमिली नेम होगा आपको पहले वो लिखना है, फॉलोड बाय फर्स्ट नेम और इनिशियल, फिर उसके बाद आप उसका फर्स्ट नेम या जो भी इनिशियल है वो उसका आ जाएगा। जैसे टाटे पीटर सनलाइट, तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये नहीं करना कि फर्स्ट नेम आपने पहले लिख दिया, आपने क्या किया, फैमिली पहले आई देन उसका फर्स्ट नेम आया। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, पहले फर्स्ट नेम लिख दिया फिर फैमिली लिख दिया। तो आपको इस फॉर्मेट को यूज करना है, ना कि इसको यूज करना है। आपको पहले फैमिली पर्सनल नेम्स जब भी आप लिखोगे तो फैमिली नेम पहले आना चाहिए और फिर इनिशियल या फर्स्ट नेम जो है बाद में आना चाहिए। एब्रीविएट द कंटेंट्स ऑफ द एलिमेंट व्हेनेवर पॉसिबल, तो जहां पे भी पॉसिबल हो वहां पे आपको एब्रीविएट करना है कंटेंट्स को। एन एलिमेंट फॉर वर्जन कंट्रोल शुड स्टार्ट विद वी, तो अगर आपको वर्जन कंट्रोल की बात करनी है तो वहाँ पे आपको उसको वी से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे V09, यहाँ पे इसने बिना इसके स्टार्ट कर दिया तो V09 इस तरीके से आया। फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 डिजिट्स एंड शुड बी प्लेस एट द लास्ट मोस्ट एलिमेंट, और सबसे आखिरी में जैसे यहाँ पे आ गया V102 डॉक्यूमेंट, तो कौन सा वर्जन है, वर्जन 1 का डॉक्यूमेंट है, तो आपको सबसे एंड में लेके आना है इसको। इसने यहाँ पे वर्जन 2 यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ वर्जन 1 है ये, या वर्जन 2 है, वर्जन 3 है, तो जो भी आपको सबसे एंड के अंदर लेके आना है। Prefix the name of the pertinent subfolders to the file name to file that are being shared via email or portable storage devices. आपको क्या करना है, जो भी आपका नेम है जो सब फोल्डर का, जैसे कि कोई फोल्डर कोई सब फोल्डर किसी फोल्डर के अंदर है, तो उसको प्रीफिक्स, आपको जो मेन फोल्डर है उसका प्रीफिक्स लगा देना है। तो प्रीफिक्स द नेम ऑफ द पर्टिनेंट सब फोल्डर टू द फाइल नेम ऑफ द फाइल दैट आर बीइंग शेयर्ड विया ईमेल और पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। तो इस तरीके से आपको ये 10 चीज़ों को फॉलो करना है। वो सेम ही है जो हमने ऊपर पढ़े थे, इसने थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करके यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे केस आता है अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश खुशना राव गोरंत्याल एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का केस है। इसके अंदर क्या था, द प्रीमाइज दैट सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B(4) कैन नॉट बी सिक्योर्ड बाय पर्सन हु आर नॉट इन पोजीशन of an electronic device is wholly incorrect. An application can always be made by a judge for production of such a certificate. अब ये कौन सा सर्टिफिकेट होता है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर एक सर्टिफिकेट होता है। जो भी जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई डॉक्यूमेंट लगाते हो तो उसके साथ आपको ये लगाना होता है। तो इसके अंदर फैक्ट्स क्या है कि सिविल अपील होती है, जो कि was referred to bench of Supreme Court by a divisional bench dealing with the interpretation of section 65B of the Indian Evidence Act by 2 judgments। तो इसके अंदर इसकी इंटरप्रिटेशन चल रही होती है सेक्शन 65B के रिगार्डिंग, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है। इट वाज फाउंड दैट बाय द कोर्ट दैट द डिवीजन बेंच जजमेंट इन शैफई मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक पहला केस होगा, मे नीड रिकंसिडरेशन। तो इसके अंदर बोलते हैं कि भाई ये वाले जो केस के अंदर आपने डिसीजन दिया था ना, इसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। डिवीजन बेंच से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब डील हो रही है इसके अंदर, जो लार्जर बेंच होता है
मतलब कि जब डिविजनल बेंच दो जिसके अंदर जजेस होंगे, फिर लार्जर बेंच के पास गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गया होगा, जिसके पास भी होगा। इन द केस ऑफ शैफी मोहम्मद, जो शैफी मोहम्मद का केस था ये वाला, it was observed that Supreme Court that it cannot safely held that electronic evidence is admissible and provisions under section 65A and 65B of Evidence Act are by way of clarification and are procedural provisions। तो यहाँ पे क्या बोला इस वाले केस के अंदर, क्या बोला गया था शैफी वाले केस के अंदर, ये वाले प्रेजेंट केस में नहीं, शैफी वाले केस के अंदर इसने बोला, ये ऑब्जर्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं वो एडमिसिबल होते हैं एंड प्रोविजंस जो है सेक्शन 65A और 65B ऑफ एविडेंस एक्ट के आर बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड आर प्रोसीजरल प्रोविजन, की ये जो है अपने आप में क्लैरिफिकेशन ऐड करते हैं और ये प्रोसीजरल नेचर के सेक्शंस है, सेक्शन 65A और 65B ऑफ एविडेंस एक्ट। इफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज ऑथेंटिक एंड रेलिवेंट the same can certainly be admitted subject to court being satisfied about its authenticity। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस देते हो ना, तो आपको जैसे आप कोई सीडी दे रहे हो, कोई पेन ड्राइव दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो कोर्ट में, तो आपको सेक्शन 65B का साथ में सर्टिफिकेट लगाना होता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन राइज हुआ कि अगर हमने नहीं भी लगाया तो उससे क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने शैफी वाले केस के अंदर बोला कि ये सिर्फ एक प्रोसीजरल सेक्शन है, नहीं भी लगाया तब भी वो एडमिसिबल होगा अगर वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो ऑथेंटिक है तो। लेकिन अब इस केस के अंदर क्या बोला गया, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट मेजर प्रीमाइस of Shafi Mohabbat that certificate under section 65B cannot be secured by a person who are not in possession of an electronic device is incorrect. An application can always be made to a judge for production of such certificate from the requisite person under section 65B(4) in case which such person refuses to give it। तो यानी कि यहाँ पे बोला कि ये जो सर्टिफिकेट है देना जरूरी है। उसके बाद सेफ्टी एंड रिट्राइवल ऑफ रिकॉर्ड्स की बात आ जाती है कि अगर आपको अपने जो बेस्ट क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स है उसको मेंटेन करना है, एश्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट बेस्ट क्वालिटी के रहे, तो आपको क्या करना है, द रिकॉर्ड शुड इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग। तो ये चीज़ें आपके रिकॉर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑपरेटिंग लॉग्स, द नेम एंड इंडिविजुअल हु ऑल हैव वर्कड ऑन द सेम डॉक्यूमेंट्स, कि भाई किस किस व्यक्ति ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम किया है, तो उनके सबके नाम होने चाहिए। Results of reviews, the recording of change suggested by each reviewer and basis of rejection of on non agreement, कि भाई किसने क्या चेंजेस सजेस्ट किए थे और क्यों सजेस्ट किए थे, क्यों वो किस चीज़ से डिसएग्री था, तो वो चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है। इंस्पेक्शंस, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हु हैव एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड हैव इंस्पेक्शन राइट ऑफ द सेम, कि भाई किस किस व्यक्ति के पास एक्सेस है इन रिकॉर्ड्स का और कौन कौन इसकी इंस्पेक्शन कर सकता है, तो इसके आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मॉनिटरिंग ऑफ वर्क परफॉर्मेंस will ease the monitoring of work performed by the person to whom the file is shared। तो इससे हमें पता रहेगा कि किस किस के पास फाइल शेयर हुई है, तो हमें ये इजी रहेगा कि क्या क्या काम है। इंफॉर्मेशन एनालिसिस, प्रोवाइड ईज इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स। तो आपको क्या करना है, द केयर ऑफ द रिकॉर्ड एंड आर्चिव इज गवर्न बाय 3 की कंसेप्ट, कि अगर आपको जो केयर करनी है अपने रिकॉर्ड्स की तो उसके पीछे 3 की कंसेप्ट आते हैं। कीपिंग टुगेदर, कि आपका जो इतना भी रिकॉर्ड है वो कैसे आपको रखना है, एक साथ रखना है, डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज, कि भाई कौन जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उस हिसाब से। आपको लाइफ साइकिल इंश्योर करनी है कि किस लाइफ साइकिल के हिसाब से आपका रिकॉर्ड है, जैसे करंट फेज के अंदर है, ये डॉक्यूमेंट जो है डेली बेसिस पे रेगुलरली हमारे पास आता है, तो उस हिसाब से आपको करंट वाले रखने हैं। सेमी करंट की भाई ये महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में कभी काम के अंदर आ जाते हैं, और कुछ होते हैं नॉन करंट फेज की भाई ये तो सालों में कभी काम आते कभी नहीं आते, तो आपको उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को रखना है। और रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन, द केयर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आर्चिव इज दैट द केयर शुड बी मैनेज्ड थ्रू अ coherent and consistent range of actions from the development of record keeping system through the creation and preservation of records in the use archive। The concept suggests that the 4 actions continue to reappear throughout the life of the record। क्या 4 actions जो होते हैं वो reappear होते रहते हैं, जो पूरे रिकॉर्ड के दौरान होते रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटेलेक्चुअल कंट्रोल, प्रोविजन ऑफ एक्सेस एंड फिजिकल कंट्रोल। ये 4 चीज़ें आपकी चलती रहती हैं, कंटिन्यू 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 एक सर्कल की तरह चलती रहती है, कि आप आइडेंटिफिकेशन करते रहते हो रिकॉर्ड्स का, इंटेलेक्चुअल कंट्रोल करते हो, प्रोविजन ऑफ एक्सेस देखते हो कि इसकी एक्सेस रहेगी, और फिजिकल कंट्रोल करते हो। द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉन्टिन्यूम ऑफ एक्शन प्रोवाइड बेस फॉर स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो इन 4 चीज़ों को ध्यान रखते हो आप अपने रिकॉर्ड मैनेजमेंट करते हो। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की बात आती है, तो डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे प्रिजर्व करना है। कुछ परमानेंट नेचर के होते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको आपको 8 साल कम से कम मेंटेन करना होता है, तो वो आपको उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होता है जैसा आपको लॉ बोल रहा होता है। फिर कुछ चीज़ें होती है जैसे आपको कुछ लिटिगेशन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि जैसे कुछ केस चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो उसके आपको डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से, ताकि वो बाद में यूज़ में आए, या जो भी कोर्ट ने बोला उस तरीके से हो। भाई 8 साल हो गए फिर भी आपको चाहिए, तो इसलिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है।
ये कुछ खास नहीं है। इसके बाद आपका आता है सेटिंग अप ऑफ रिकॉर्ड रूम। तो रिकॉर्ड रूम के अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो क्योंकि पेपर ख़राब हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत हाई ना हो, जितना लो टेम्परेचर होगा उतना ईजिली आपके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड में रहेंगे। ज़्यादा लाइट ना आती हो, ये नहीं कि सारा दिन धूप आ रही है वहाँ पे ये हो रहा है तो उससे पेपर आपके ख़राब हो जाएंगे, यूवी रेज आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फायर एक्सटिंग्विशर लगवा लो वहाँ पे, ये सारी चीज़ें कर लो, सिक्योरिटी मेंटेन कर लो। तो इस तरीके से अपने रिकॉर्ड रूम को मेंटेन कर सकते हो। प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल, किस तरीके से आप प्राइवेसी करते हो, तो वो डिपेंड करता है कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं जिनका पर्सनल डाटा आपके पास होता है, तो वो अगर किसी के पास पहुंच जाए वो उसको गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उसको सही से मेंटेन करना होता है। भाई आपके पास सबके आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, नेम है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर कंसिडर की जाती है और इनको हमको सेव करना ज़रूरी होता है। आपके ऑफिस प्लान्स है, ऑफिस आईडीज़ हैं, इंटरनल प्रोसीजर मैनुअल्स हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा हैं आपके, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, तो इनको भी आपको मेंटेन करना, सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स, आपके बहुत सारे ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो उनको भी आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंशियलिटी से। सजेस्टिव स्टेप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के भी कुछ इसने स्टेप्स दे दिए कि आप अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को इन स्टेप्स के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते होते हैं। जैसे क्या, जितने भी आपके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे स्टोर होने चाहिए, लॉक्ड फाइल कैबिनेट्स के अंदर होने चाहिए, जो कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन को जिसकी एक्सेस हो। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, जैसे फायरवॉल्स हो गई, एनक्रिप्शंस हो गई, पासवर्ड्स हो गए, ये सब लगा के आपको उसको सेव रखना है। एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, अपना जो डेस्क है वो क्लियर कर देना चाहिए जब भी वो काम कर लें उसके बाद, क्योंकि उनकी कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, एम्प्लॉय शुड रिफ्रेन फ्रॉम लीविंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विजिबल ऑन देयर कंप्यूटर मॉनिटर्स। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पे दिख रहा है उसको खुला छोड़ के चले गए कहीं पे भी, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है चाहे फिजिकल फॉर्म के अंदर है। ऑल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, कि उसको आप सही से ख़त्म करो। कि भाई आपने प्रिंट आउट निकाला तो प्रिंट आउट अगर निकाला है तो सही जगह पे रख दिया, या नहीं आपको भी यूज़ करना था तो उसको आप सही से फाड़ के फिर उसको डस्टबिन में फेंको आप, तो इस तरीके से करना है। पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्कस नहीं करना, ये नहीं खड़े हो गए कैफ़े के अंदर और चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। और एम्प्लॉय को जो ईमेल करना या इस तरीके की सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इस तरीके से वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप बचा सकते हो। ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये आया तो है नहीं, एक्ट तो बना नहीं, बट स्टिल सिलेबस के अंदर है तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। जैसे कि ये 2019 के अंदर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसके हमारे मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद हैं, दिसंबर 11 2019 के अंदर। तो ये पर्सनल जो डाटा होता है इंडिविजुअल्स का, उसकी प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी अगर देखोगे तो जितनी भी पर्सनल डाटा होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के पास हो गए, कंपनीज़ के पास हो गए, फॉरेन कंपनीज़ के पास हो गई, किस तरीके से उसको प्रोसेस करेंगी उसके रिगार्डिंग इस एक्ट को लाया गया था। यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल होते हैं, जो भी अपना डाटा शेयर करते हैं, तो वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप के तौर पर करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको वो मिसयूज़ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं, इंडिविजुअल्स के राइट क्या हैं इसके अंदर, कि आप the bill set out certain right of individuals. These include the right to obtain confirmation from the fiduciary on whether their personal data has been processed. तो ये इंडिविजुअल के राइट दे दिए कि भाई वो ये कन्फर्मेशन ले सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं अगर कोई डाटा इनकरेक्ट है तो, हैव पर्सनल डाटा ट्रांसफर टू एनी अदर डाटा फिड्यूशरी इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए वो डाटा ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ग्राउंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा, की किस ग्राउंड्स के ऊपर आपके पर्सनल डाटा को प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर इंडिविजुअल को बेनिफिट देना है, वहाँ पे कोई लीगल प्रोसीडिंग्स है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो वहाँ पे ये थोड़ा ना आप उस इंडिविजुअल से जाके पहले पूछोगे कि मुझे डाटा चाहिए। इन सिचुएशन के अंदर उसके बिना भी ये डाटा यूज़ किया जाने के प्रोविज़न को डाला गया। फिर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स के बारे में बताया गया कि वो किस तरीके से आपके पर्सनल डाटा को यूज़ कर सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन एक अथॉरिटी बनाने की बात की गई इसके अंदर, जो अथॉरिटी स्टेप्स लेगी कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेव किया जाए, उनका जो पर्सनल डाटा है उसको मिसयूज़ ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें कि बिल को सही से यूज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर डाली गई। तो इसको आप बस एक बारी ओवरव्यू देख सकते हो कि इसके अंदर है क्या, बिल के अंदर है क्या, क्योंकि ये एक्ट बना नहीं है। बाकी इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। आई होप आपको समझ आया हो, एक ओवरव्यू मिल गया होगा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको अगर आप गो थ्रू कर लोगे उसके बाद एक बार चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।